6 साल बाद अंजलि अपने बेटे वंश की उंगली पकड़े एक कॉर्पोरेट हाउस की बिल्डिंग में अंदर जाने की कोशिश करती है। तभी बिल्डिंग के गेट पर खड़ा गार्ड उसे धक्का देते हुए चिल्ला कर कहता है, चल निकल फटीचर यहाँ से। इतना सुनकर अंजलि वंश का हाथ पकड़कर सड़क पार करती है और एक बर्गर वाले के पास जाकर बोलती है, भैया एक बर्गर लगाना जरा। तभी वंश अपनी मासूमियत भरे अंदाज में कहता है, मम्मा एक क्यों, आप नहीं खाओगे क्या? अंजलि मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरा पेट भरा हुआ है बेटा, तुम खाओ, मैं बाद में खाऊंगी। तभी वहां एक चमकती हुई ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकती है। सड़क पर टायर घिसने की वजह से अंजलि चौंकते हुए पलटती है तो वो देखती है कि उस मर्सिडीज से 4 गुंडे निकलते हैं जिन्होंने ब्लैक सूट पहने हुए हैं। इससे पहले कि अंजलि कुछ समझ पाती, वे चारों अंजलि को धक्का देकर वंश को उठाकर मर्सिडीज के अंदर डाल देते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अंजलि चिल्लाकर मर्सिडीज की तरफ दौड़ती है और तब तक मर्सिडीज सड़क पर रफ्तार पकड़ चुकी थी। हर पल बीतने के साथ मर्सिडीज अंजलि की पहुंच से दूर होती जा रही थी। तभी उस मर्सिडीज की बैक सीट का शीशा धीरे धीरे नीचे होता है। उसमें से एक औरत मुस्कुराते हुए अपना सर बाहर निकालती है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन रिया है। रिया जाते जाते कहती है, मैंने कहा था ना, मैं तेरे बच्चे को तुझसे छीन लूंगी। प्यारी दीदी। अंजलि के गले से एक गहरी लंबी चीख निकलती है। वो अपना हाथ जाती हुई मर्सिडीज की तरफ बढ़ाकर चिल्लाती है, नहीं वंश, मेरा बच्चा। अचानक अंजलि का सपना टूट जाता है और वो खुद को एक बड़े बंगलों के मुलायम बिस्तर पर पाती है। उसका गला सूखा हुआ था, चेहरा पूरा पसीने से नहाया हुआ था। अंजलि को यह समझने में कुछ पल का वक्त लगता है कि वो आज 6 साल बाद ये वही अंजलि नहीं है जो 6 साल पहले हुआ करती थी, मासूम, बेचारी, बेबस। बल्कि आज अंजलि दिल्ली की एक जानी मानी इंटीरियर डिजाइनर है जिसका पूरे देश भर में नाम था। उसने इन 6 सालों में कभी भी पलटकर जयपुर का रुख नहीं किया था, इस डर से कि कहीं रिया उसके वंश को भी उससे छीन ना ले। अंजलि अपने पास को छोड़कर बेहद आगे निकल चुकी थी। वो अपनी नई जिंदगी में अपने 6 साल के बेटे वंश के साथ बेहद खुश थी। बस एक ये भयानक सपना ही था जो हर रात उसकी नींद खराब करता था। अंजलि हर सुबह यही प्रार्थना करती थी कि कहीं ये सपना सच ना हो जाए। अंजलि इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो उठकर दरवाजा खोलती है। सामने उसकी बिजनेस पार्टनर स्वास्तिका चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए उसके सामने खड़ी थी। स्वास्तिका गुड मॉर्निंग बोलते हुए पूरे जोश के साथ कहती है, ये क्या अंजलि, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने बोला था ना कल रात तुम्हें कि हमें सुबह ही जयपुर के लिए निकलना है। इतनी बड़ी डील मिली है यार, और तुम अभी तक सो रही हो। इस पर अंजलि अपने कंधे झुकाकर उदासी भरे लहजे में बोलती है, तुमसे मैंने बोला था ना कि मुझे जयपुर नहीं जाना। तुम सब जानती हो, मैं दोबारा उस मनहूस जगह नहीं जाना चाहती। स्वास्तिका, तुम्हें जयपुर वाले प्रोजेक्ट की ऐसी भी क्या पड़ी है, इसे छोड़ते हैं ना। इस पर स्वास्तिका ठीक अंजलि की आंखों में देखकर उसे हमदर्दी जताते हुए कहती है, मैं सब समझती हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वी आर प्रोफेशनल्स अंजलि, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मैनेजर ने पैसे ले लिए हैं, अभी हमें जाना ही पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, हम काम खत्म करके 2 दिन के अंदर वापस लौट आएंगे। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। इस पर अंजलि एक लंबी गहरी सांस लेकर बोलती है, ठीक है चलते हैं, बस मुझे वंश को स्कूल छोड़ना है, उसका कोई साइंस प्रोजेक्ट है। 2 दिन से मैं उससे बात नहीं कर पाई हूँ। तुम एयरपोर्ट पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलती हूँ। अंजलि की इस बात पर स्वास्तिका दौड़ते हुए उसे अपने गले लगाती है। ओके, द क्वीन ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग, हम 1 घंटे में एयरपोर्ट पर मिलते हैं। स्वास्तिका के जाते ही अंजलि जल्दी से तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। 6 साल का वंश कार में बैठा हुआ अपनी माँ का इंतजार कर रहा है। अंजलि दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर बैठती है, वंश उसे देखते ही मुंह बना लेता है। अंजलि उसे अपनी बाहों में भरकर गाल पर किस करते हुए कहती है, ओके सॉरी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बट मैं अब तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वंश गुस्से में घूरते हुए कहता है।
आप हमेशा ऐसे ही बोलती हैं। अगर आप साइंस प्रोजेक्ट वाले दिन नहीं आए तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। इस बार अंजलि वंश के बालों में कंघी से हाथ मारते हुए कहती है, बिल्कुल आऊंगी, जरूर आऊंगी, 100% आऊंगी। वैसे क्या बनाने वाला है मेरा लिटिल एस्ट्रोनॉट अपने साइंस प्रोजेक्ट में? इस पर वंश अपने मासूम चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए अपनी माँ की आंखों में देखकर बोलता है, रॉकेट माँ। रॉकेट का नाम सुनते ही अंजलि चौंकते हुए मुस्कुराकर पूछती है, माय गॉड, रॉकेट? यू मीन टू से दैट फ्लाइंग वाला रॉकेट? अंजलि की इस बात पर वंश अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहता है, मम्मा आप भी कितनी अजीब बातें करती हो। छोटे बच्चे रॉकेट नहीं बनाते, रॉकेट का मॉडल बनाते हैं। रॉकेट तो मैं बड़ा होकर बनाऊंगा। इस पर अंजलि हाँ में गर्दन हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कुछ सोचती है और बोलती है, गुड, वेरी गुड, तुम एक दिन जरूर बनाओगे। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। वंश को स्कूल ड्रॉप करने के बाद अंजलि सीधा एयरपोर्ट पहुंच गई थी और कुछ घंटे बाद ही उनका प्लेन जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करता है। उधर जयपुर में गौतम अपनी 3 महीने की मॉरिशस की ट्रिप पूरी करके घर वापस लौटा है। 3 महीने से उसने अपने 6 साल के बेटे विवान को सिर्फ वीडियो कॉल पर ही देखा था। वो जानता था कि रिया हमेशा अपनी पार्टी और बिजनेस में ही बिजी रहती है और वो खुद की भी किन्हीं वजहों से अपने बेटे विवान को पूरा समय नहीं दे पाता है। लेकिन इस बार वो अपने बेटे के साथ पूरा वक्त खुलकर बिताएगा। वो विवान के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाया था। इन्हीं सब बातों को सोचता हुआ वो जैसे ही घर में एंटर करता है तो ड्राइंग रूम की हालत देखकर चौंक जाता है। फर्श पर यहाँ वहाँ बियर और शराब की बोतल बिखरी हुई थी। पूरे घर की हालत बद से बदतर थी। सामने के सोफे पर रिया अपनी 3 फीमेल दोस्तों के साथ गहरी नींद में सोई पड़ी थी। ये देखते ही गौतम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो रिया का हाथ पकड़कर उसे झकझोरते हुए चिल्लाकर कहता है, रिया, रिया उठो, ये क्या तमाशा लगा रखा है? विवान कहाँ है? रिया अपनी आंखें खोलती है और उसके गले में हाथ डालकर अपने होंठ को उसके होठों के पास ले जाकर उसे चूमने की कोशिश करते हुए बोलती है, तुम आ गए डार्लिंग। विवान की फिक्र मत करो, वो अपने कमरे में सो रहा है। गौतम रिया को वहीं छोड़कर विवान के कमरे के पास जाकर उसे आवाज लगाता है। गौतम की आवाज सुनते ही विवान दौड़ता हुआ दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारकर बोलता है, पापा, पापा आप आ गए, दरवाजा खोलिए। मॉम ने मुझे यहाँ रात से बंद किया हुआ है, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी दरवाजा खोलिए। ये सुनते ही गौतम गुस्से से पागल हो जाता है। वो दरवाजा खोलता है। विवान दौड़कर उसके सीने से लिपट जाता है। विवान को गोद में उठाकर गौतम उसे कई बार चूमता है। वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ रिया के पास आकर चिल्लाते हुए कहता है, तो ऐसे केयर करती हो तुम विवान की? ये तुम्हारी ममता है, ये तुम्हारी देखरेख है? निकालो इन सबको मेरे घर से, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। इतना कहते हुए विवान को गोद में लेकर वो वहां से निकल जाता है। रिया अपनी और अपने दोस्तों की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। वो जाते हुए गौतम पर दूर से ही चिल्ला कर कहती है, तो तुम मुझे एक बुरी माँ साबित करना चाहते हो? मेरा विवान कहीं नहीं जाएगा, मेरा बच्चा मुझे वापस दो। गौतम उसकी किसी भी बात का कोई जवाब दिए बिना ही वहां से चला जाता है। एक एक करके उसकी सारी फ्रेंड्स वहां से चुपचाप निकल जाती हैं। रिया अपना सर पकड़कर सोफे पर ही बैठ जाती है और गुस्से में अपनी दांत भींचते हुए खुद से ही कहती है, इस प्रॉपर्टी के चक्कर में मुझे कब तक इसे झेलना पड़ेगा। तभी वहां लगभग 35 साल का रिया का मैनेजर प्रभाकरण दौड़ता हुआ आता है और अपनी सांसें संभालते हुए कहता है, रिया मैम, मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ। दिल्ली वाली पार्टी आ चुकी है, वो लोग होटल पहुंच रहे हैं, हमें जल्दी से। प्रभाकरण ने इतना ही कहा था कि रिया अपना मोबाइल जोर से उसके सीने में फेंक मारती है और उसे घूरते हुए बोलती है, शट योर माउथ एंड गो बैक टू द ऑफिस, 1 घंटे में पहुंच रही हूँ। उधर शहर के एक बड़े से होटल की कैंटीन में गौतम अपने बेटे विवान को खाना खिला रहा था। विवान के खाना खाने की स्पीड से ही गौतम को एहसास हो गया था कि न जाने उसने लास्ट टाइम कब अच्छे से पेट भर के खाना खाया होगा। विवान के खाना खाने के बाद गौतम मुस्कुराते हुए विवान से पूछता है, तुम्हें कुछ और चाहिए बेटा? इस पर विवान टिश्यू पेपर से अपना मुंह साफ करते हुए उससे कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, मुझे तो बस आपके साथ रहना है। मम्मा मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती।
आप क्यों मुझे छोड़कर चले जाते हो? मैं अब से बस आपके पास रहूंगा। इतना सुनते ही गौतम की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो विवान के चेहरे को कई बार चूमता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। गौतम विवान का चेहरा अपने हाथों में लेकर उससे वादा करता है, आई प्रॉमिस यू बेटा, आज के बाद तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। पापा तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। इसके बाद गौतम विवान को लेकर होटल से बाहर आता है। वो अपनी कार की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक देखता है कि उसके बराबर से सफेद रंग की कार गुजरती है। उस कार में कोई लड़की बैठी है जिसे वो पहले से जानता है। एक ऐसी लड़की जिसका चेहरा वो शायद कभी नहीं भूल सकता, लेकिन अभी वो सिर्फ उस चेहरे की एक झलक देख पाया था। उसे अचानक ऐसा लगा कि जैसे वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी अंजलि ही थी। उसने अपने शक को दूर करने के लिए जैसे अपनी गर्दन घुमाकर कार की तरफ देखा, तब तक वो कार होटल में एंटर कर चुकी थी और वो दोबारा उस चेहरे को नहीं देख पाया। वो पलटकर होटल की तरफ दौड़ने का सोचता है कि तभी अचानक से विवान उसका हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, पापा कहाँ जा रहे हो? जल्दी घर चलो, मुझे अपने सारे गिफ्ट देखने हैं जो आप मेरे लिए लाए हैं। विवान की आवाज गौतम के कानों से टकराते ही उसके जहन में उलझते सवालों की लड़ी टूट जाती है। वो एक पल के लिए ठिठकता है और अपने मन में ही सोचता है, क्या वो अंजलि थी? इतने सालों बाद अंजलि लौटकर क्यों आई? क्या वो अपना बदला लेने आई है? इतने सालों बाद अंजलि लौटकर क्यों आई? क्या वो अपना बदला लेने आई है? नहीं नहीं, वो अंजलि नहीं हो सकती। लेकिन देखी तो अंजलि जैसी ही थी। इन्हीं ख्यालों में उलझता हुआ गौतम घर पहुंच जाता है। तब रिया शायद ऑफिस जा चुकी थी। गौतम और विवान के कमरे में जाते हैं। विवान अपने गिफ्ट खोलता, तालियां बजाता, गौतम को बार बार हक करता और उसे थैंक्स बोलता। लेकिन गौतम था कि अपने ही विचारों में खोया हुआ था। उसके ख्यालों की सुई एक ही नाम पर अटक गई थी, अंजलि, अंजलि और सिर्फ अंजलि। गौतम अचानक उठ खड़ा हुआ। अपनी नौकर को विवान का ख्याल रखने के लिए बोलकर चुपचाप गाड़ी में बैठकर वापस फिर उसी होटल नाइट किंग के लिए निकल जाता है जहां उसने अंजलि को देखा था। उधर होटल नाइट किंग में अंजलि स्वास्तिका के साथ रूम नंबर 105 में चेक इन कर चुकी थी। स्वास्तिका ने देखा कि सोफे पर बैठी हुई अंजलि काफी बेचैन सी नजर आ रही है। स्वास्तिका उसके पास जाती है और सोफे पर बैठते हुए बड़े प्यार से बोलती है, क्या हुआ अंजलि, तुम ठीक तो हो ना? इस पर अंजलि ने स्वास्तिका के हाथ पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, सब ठीक है स्वास्तिका, जब से आई हूँ बस थोड़ा नेगेटिव सा फील हो रहा है। स्वास्तिका अंजलि की बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ उसकी अच्छी फ्रेंड भी थी। उसका बहुत ख्याल रखती थी। वो तुरंत कहती है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम होटल बदल देंगे। स्वास्तिका का ये कंसर्न देखकर अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं स्वास्तिका, इस होटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब से जयपुर में एंटर हुई हूँ तभी से थोड़ा थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। तुम चिंता मत करो, बस क्लाइंट को फोन करके मीटिंग के लिए बुला लो। स्वास्तिका एक बार फिर पूछती है, देखो मैं मानती हूँ हमने पैसे ले लिए हैं, लेकिन अगर तुम्हें ये काम नहीं करना है तो फिर मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। स्वास्तिका की बात सुनकर अंजलि अपनी आंखें रोल डाउन करते हुए बोलती है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, तुम फोन करो। तभी स्वास्तिका का फोन बजता है। वो फोन उठाकर स्क्रीन की तरफ देखकर बोलती है, लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, आती हूँ क्लाइंट से बात करके। स्वास्तिका जैसे ही रूम से निकलकर बाहर जाती है, जयपुर की नेगेटिव वाइब और होटल के उस कमरे में फैली हुई तन्हाई एक बार फिर अंजलि को अपनी आगोश में ले लेती है। उस कमरे में एक लगभग 10 फुट लंबी कांच की शीट सामने की दीवार में लगी हुई थी, जिससे रोड का व्यू साफ दिखाई दे रहा था। अंजलि धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई उस कांच की शीट के पार नीचे का व्यू देखने लगती है। ये जयपुर की वही सड़कें थी
जिन पर अंजलि कई बार गौतम के साथ या किसी और वजह से घूमने निकला करती थी। सामने बने बाजार से भी अंजलि कई बार शॉपिंग करने के लिए आया करती थी। जिस होटल में अंजलि आज रुकी है वो शहर का बहुत बड़ा होटल है। अंजलि ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन इतने बड़े होटल में वो ठहरेगी। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज की अंजलि और पुरानी अंजलि में अब जमीन और आसमान का अंतर है। अंजलि के दिमाग में एक के बाद एक कई सारी पुरानी यादें खुलती जा रही हैं। उन्हीं यादों में छुपी है एक डरावनी रात की याद। उसकी आंखों में उस रात का वो भयानक मंजर फिर से आने लगता है। वो अपने दोनों नवजात बच्चों की चीखें अभी भी अपने कानों में सुन सकती थी। उसका दर्द उसकी आंखों से आंसू बनकर निकला। उसने रुमाल से अपने आंसुओं को पूछा और अपनी आंखों पर एक बार फिर अपना चश्मा लगाकर खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। कमरे के बाहर स्वास्तिका हंसते मुस्कुराते हुए अपनी क्लाइंट से फोन पर कहती है, यस, हम होटल नाइट किंग पहुंच चुके हैं। मेरी पार्टनर अभी थोड़ी सी थक चुकी है, आराम कर रही है। एक काम करते हैं, हम रात को साथ में डिनर करते हैं, फिर कल हम आपकी साइट पर चलेंगे। फोन की दूसरी तरफ स्वास्तिका जिससे बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि रिया है। रिया स्वास्तिका की बात पर मुस्कुराती हुई कहती है, यस यस, प्लीज टेक योर टाइम एंड हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कुछ भी इशू हो प्लीज टेल मी डायरेक्टली बिकॉज वी आर बेस्ट इन हॉस्पिटैलिटी। वेलकम टू जयपुर। स्वास्तिका का फोन कट होते ही रिया प्रभाकरण को गुस्से में बोलती है, मुझे तो ये इंटीरियर डिजाइनर थोड़ी नखरे वाली मालूम पड़ती है। चाहती तो 2-3 घंटे में फ्रेश होकर भी मिल सकती थी। नाइट में मैं पार्टी ना करूं, इनके साथ बिजनेस मीटिंग्स करूं। इडियट्स, आई डोंट लाइक क्लैश बिटवीन बिजनेस एंड माय पर्सनल लाइफ। रिया का गुस्सा प्रभाकरण अच्छी तरह से जानता था, इसलिए रिया के हाथ से अपना मोबाइल फोन लेने के लिए हाथ बढ़ाता है और कहता है, फोन मुझे दे दीजिए मैडम प्लीज। पहले 2 महीने में ही 2 नए फोन ले चुका हूँ और आपके गुस्से में फेंका हुआ फोन बेचारा रिपेयर भी नहीं हो पाता रिया मोबाइल प्रभाकरण के हाथ में दे देती है। प्रभाकरण फिर आगे बोलते हुए कहता है, इस इंटीरियर डिजाइनर की आप चिंता मत कीजिए, उसको मैं संभाल लूंगा। दरअसल बड़ी मुश्किल से इनका नंबर मिला, बहुत रिक्वेस्ट करने पर ये आई है। दिल्ली की बहुत बड़ी इंटीरियर डिजाइनर है, क्वीन ऑफ इंटीरियर डिजाइनर बोलते हैं इसको। मुंबई में जो सबके फेमस डायमंड स्टार होटल है ना, उसका इंटीरियर भी इसने ही किया है। इस पर रिया प्रभाकरण को फिर से घूर कर बोलती है, वो कितनी ही बड़ी इंटीरियर डिजाइनर हो, आई एम ऑल्सो रिया खन्ना, डोंट फॉरगेट। मैं उससे नाइट में नहीं मिलने वाली। तभी प्रभाकरण के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने दांत दिखाते हुए कहता है, मेरे पास एक आइडिया है मैडम। हम एक काम करते हैं, गेस्ट का वेलकम करने के बहाने से नाइट किंग होटल ही चलते हैं। बिकॉज आपका ही कहना है ना, वी आर बेस्ट इन हॉस्पिटैलिटी। तो डायरेक्ट चलते हैं, उन्हें सरप्राइज करते हैं और फिर मीटिंग का तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। एक बार सामने खड़े हो गए फिर तो मीटिंग में हाथों हाथ करवा दूंगा। रिया सोचती है और कहती है, मैं इसके पास खुद चलकर नहीं जाऊंगी। प्रभाकरण कहता है, मैडम लेकिन हम हॉस्पिटैलिटी में बेस्ट है ना, और ये भी तो सोचिए, इतनी बड़ी इंटीरियर डिजाइनर के मन में आपकी इमेज कितनी अच्छी बनेगी। फिर आपका जो चैरिटी वाला इंटीरियर है वो भी इससे करवा लेंगे हम। रिया सोच में पड़ जाती है। उधर होटल के रूम नंबर 105 में स्वास्तिका अंदर जाकर एक बार फिर अंजलि से मिलती है और उसे बताती है कि उसने क्लाइंट को डिनर का समय दे दिया है। स्वास्तिका अंजलि का चेहरा देखकर समझ जाती है कि वो जयपुर आकर कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही। स्वास्तिका काफी समझदार लड़की थी, इसलिए उसने अंजलि से इस बारे में कोई जिक्र नहीं करा, बल्कि वो अंजलि का दिमाग दूसरी ओर शिफ्ट करने की कोशिश करती है और कहती है, यार तुम कितनी बेरहम हो अंजलि, तुम तो सुबह पेट भर कर आई थी। मैंने तो फ्लाइट में भी कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है यार। चलो नीचे चलकर कुछ खाते हैं, अदरवाइज आई एम गोना डाई टुडे। खाना खाने के बाद अंजलि और स्वास्तिका बातें करते हुए होटल के बाहर ही टहलते हैं। तभी अंजलि की आंखों के सामने से एक कार गुजरती है, जिस पर उसकी आंखें एकदम थम सी जाती हैं। आश्चर्य उसकी आंखों में धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा था। उस तेज जाती कार पर से वो अपनी नजरें जरा भी नहीं हटा पा रही थी, क्योंकि उस कार में कोई और नहीं बल्कि गौतम था, जो खुद भी बहुत ज्यादा शौक है। अंजलि को देखकर वो चश्मा उतारकर अंजलि को और ध्यान से देखने लगता है और तेज रफ्तार में होने की वजह से
कार को एकदम से नहीं रोक पाता, लेकिन उसे आज ये कंफर्म हो जाता है कि उसने जिस लड़की को देखा था वो अंजलि ही है। वो फौरन अपनी कार पलटाता है। इतनी देर में अंजलि स्वास्तिका का हाथ पकड़ती है और तेजी से होटल के अंदर जाकर लिफ्ट की तरफ भागती है। अंजलि ने लिफ्ट का बटन दबा दिया है, लेकिन लिफ्ट अभी 6th फ्लोर पर है। उसे नीचे आने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। ये देखकर अंजलि का डर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। टाइम बीतने के साथ ही अंजलि के मन में घबराहट, बेचैनी इस कदर बढ़ती जा रही थी जैसे उसके पीछे गौतम नहीं जंगली जानवर लगा हो। गौतम होटल के बाहर आ जाता है, लेकिन उसे बाहर अंजलि दिखाई नहीं पड़ती। वो अपनी गाड़ी वहीं पार्क करके फौरन बाहर निकलता है। वो होटल के बाहर अंजलि को सर्च करता है, पर अंजलि नहीं मिलती। वो फौरन होटल के अंदर जाने के लिए गेट की तरफ बढ़ता है और इधर अंजलि की लिफ्ट अभी भी 2nd फ्लोर तक ही पहुंची थी और उसे भी यही डर है कि कहीं गौतम होटल के अंदर ना जाए। उसे मेन डोर एकदम साफ दिखाई पड़ रहा था। गौतम होटल के मेन डोर पर आ जाता है। बाहर खड़ा गार्ड उससे कुछ पूछता है। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती है। गौतम को गार्ड अंदर जाना अलाउ कर देता है। उधर लिफ्ट का गेट खुलता है। अंजलि और स्वास्तिका फौरन लिफ्ट के अंदर घुसते हैं। गौतम होटल के अंदर घुसता है और उसकी आंखों के सामने से अंजलि पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। लिफ्ट के दरवाजे बंद होते ही अंजलि की सांस में सांस आती है। वो इतनी ज्यादा घबरा चुकी थी कि उसके माथे पर सिर्फ और सिर्फ पसीना ही दिखाई पड़ रहा था। लिफ्ट से बाहर निकलते ही स्वास्तिका का फोन आ जाता है और अंजलि दौड़ते हुए अपने रूम में घुस जाती है और घुटनों के बल फर्श पर ही बैठ जाती है और उसके आंसू निकल पड़ते हैं। जयपुर को लेकर जो डर अंजलि के अंदर भरा हुआ था, आज उसकी एक झलक भर उसने देख ली थी। उसका दिमाग पूरा घूम रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 6 साल बाद उसने गौतम को देखा था और इतना ज्यादा असहज उसने कई सालों के बाद महसूस किया। तभी उसे बेल बजने की आवाज आती है। दरवाजे पर कोई आया है। अंजलि अचानक से और ज्यादा घबरा जाती है। वो भागकर जाती है दरवाजे के पास और दरवाजे को और ज्यादा मजबूती से कुंडी लगाकर लॉक कर देती है। उसकी आंखों में आंसू और तेजी से बहने लगते हैं। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से स्वास्तिका की आवाज आती है। अंजलि, अंजलि, ओपन द डोर। स्वास्तिका की आवाज सुन के अंजलि को चैन पड़ता है। वो अपने आप को शांत करती है, आंखों से आंसू पोंछकर खुद को ठीक करती है और दरवाजा खोलती है। अंजलि अंदर फ्रेश होने चली जाती है। तभी अचानक स्वास्तिका के फोन पर एक वीडियो कॉल आता है। वो जैसे ही वीडियो कॉल उठाती है, रिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। रिया चिल्लाकर फुल एक्साइटमेंट के साथ हाथ हिलाते हुए कहती है, हाय स्वास्तिका, मैं और प्रभाकरण यहीं से गुजर रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना तुम लोग से मिलते हुए चले। गेस्ट का वेलकम करना हमारा फर्ज बनता है। हम नीचे कैफेटेरिया में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अंजलि टॉवल से फेस क्लीन करते हुए बाहर आती है और स्वास्तिका की मोबाइल पर दूर से ही रिया का चेहरा देखकर वो शॉक हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि यही वो क्लाइंट है जिनसे स्वास्तिका ने मीटिंग फाइनल की थी। रिया को देखते ही अंजलि के पूरे शरीर में सन्नाटा छा जाता है। अंजलि अपनी उंगली बढ़ाकर खुद ही फोन कट कर देती है और ड्रामा करते हुए चेहरे पर फेक हंसी लाकर कहती है, अरे ये तो नीचे आ गए। तुम एक काम करो स्वास्तिका, जाकर इन्हें अटेंड करो, मैं अभी थोड़ा रेडी होकर आती हूँ। स्वास्तिका बिना अंजलि से कोई सवाल किए चुपचाप नीचे चली जाती है। स्वास्तिका के जाते ही अंजलि दौड़कर सीधे फिर से बाथरूम में चली जाती है। उसकी सांसें फूलने लगती है। उसके पूरे जिस्म का टेम्परेचर जैसे बढ़ने लगा था। वो फिर से शावर खोलकर अपनी आंखें बंद करके उसके नीचे खड़ी हो जाती है। अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करती है। मन में सोचती है, पहले गौतम और अब रिया। रिया ही वो क्लाइंट है। क्या मैं यहाँ रिया के बुलावे पर आई हूँ?